अगर आपको लगता है कि इस मास्टर क्लास के पहले हिस्से ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया था, तो एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ उस शतरंज के बोर्ड को बिछाया था। पहले हिस्से में आपने वेल्थ क्रिएट करने की नींव समझी, लेकिन समाज का वह टॉप 1% एलीट वर्ग जानता है कि असली खेल पैसा कमाना नहीं है। असली खेल है अपने अहंकार, अपनी उम्मीदों और उस साइकोलॉजिकल वायरस से बचना जो दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों को भी दिवालिया कर देता है। बोल्टे किताब के इस एक्सक्लूसिव फोरम के दूसरे और फाइनल हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के बचे हुए उन डार्क और क्रूर रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आपको भीड़ से अलग करके अनब्रेकेबल बना देंगे। अगर आपने पहला हिस्सा मिस कर दिया है तो ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप आधी अधूरी नॉलेज के साथ एक बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ हैं और इस गेम को अंत तक खेलने का दम रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पैसे और इंसानियत के बीच की इस सबसे खौफनाक जंग को। सोचिए, आप हर महीने कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर महीने के आखिर में हाथ खाली। ये आपकी गलती नहीं है। असली समस्या ये है कि आपको कभी बताया ही नहीं गया कि पैसे के साथ सही रिश्ता कैसे बनाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ये अगले पार्ट वो सच बताएंगे जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपको नहीं बताता। ये सुनने के बाद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बने रहिए, अगले कुछ घंटे आपकी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल घंटे साबित हो सकते हैं। इस पार्ट 2 में मॉर्गन हाउसल आपको सिखाएंगे कि अमीर लोग लक को स्किल की तरह कैसे प्रेजेंट करते हैं और आप इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से कैसे बचें। आप समझेंगे कि इनफ का मतलब क्या होता है और क्यों लालच हमेशा उसी को बर्बाद करता है जो सबसे ज्यादा कमाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का, धैर्य का और समय का भी होता है। वॉरेन बफे की असली ताकत उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं, उनकी उम्र है। ये चैप्टर आपको वो पर्सपेक्टिव देगा जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। आप जानेंगे कि सेविंग्स क्यों फ्रीडम है, किसी गोल के लिए नहीं बल्कि उन ऑप्शंस के लिए जो आपको अभी नजर भी नहीं आते। और सबसे जरूरी, आप ये समझेंगे कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को डेटा नहीं बल्कि इमोशंस ड्राइव करती हैं। एक बार ये समझ गए तो आप भीड़ से अलग सोचना शुरू कर देंगे। ये ऑडियो बुक सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने का जरिया है। तो हेडफोन्स लगाइए, आराम से बैठिए और इस सफर को पूरा कीजिए। शुरू करते हैं। अध्याय 11। तार्किक होने से बेहतर है समझदार होना, रीजनेबल, रैशनल। जरा एक ऐसे रोबोट की कल्पना कीजिए जो 100% परफेक्शन के साथ काम करता है। वह कोई भावना नहीं समझता, उसे पसीना नहीं आता और वह केवल शुद्ध मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटीज पर फैसले लेता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की दुनिया आपको बिल्कुल ऐसा ही रोबोट बनाना चाहती है। वे इसे रैशनल होना कहते हैं, लेकिन बोलते किताब के इस एक्सक्लूसिव फोरम में हम किताबी ज्ञान से परे उस कड़वे सच का सामना करते हैं जो इस दुनिया को असल में चलाता है। समाज का वह टॉप 1% एलीट वर्ग एक बहुत गहरा रहस्य जानता है कि हम इंसान कोई स्प्रेडशीट नहीं है। हम भावनाओं, डरों और अहंकार से भरे हुए बायोलॉजिकल प्राणी हैं। इसलिए जब पैसे की बात आती है तो पूरी तरह से रैशनल होने की कोशिश करना न केवल असंभव है बल्कि यह बेहद खतरनाक भी है। इसके बजाय आपका लक्ष्य रीजनेबल होना चाहिए। आइए इन दोनों शब्दों के बीच के उस भयानक अंतर को डिकोड करते हैं। एक 100% रैशनल स्ट्रैटेजी आपको बताएगी कि आपको अपने घर का लोन कभी जल्दी नहीं चुकाना चाहिए। गणित कहता है कि अगर आप लोन पर 7% ब्याज दे रहे हैं लेकिन उसी पैसे को शेयर बाजार में लगाकर 12% कमा सकते हैं तो लोन चुकाना एक बेवकूफी है। कागज पर यह स्ट्रैटेजी नोबेल प्राइज जीतने लायक है, लेकिन जब शेयर बाजार 40% क्रैश हो जाता है, आपकी कंपनी में ले-ऑफ्स शुरू हो जाते हैं और रात के 3 बजे आप पसीने से तरबतर होकर उठते हैं, तब वह रैशनल एक्सेल शीट आपको सांत्वना देने आपके बिस्तर के पास नहीं खड़ी होती। उस खौफनाक रात में आपको जो चीज बचाती है वह गणित नहीं, साइकोलॉजी है। एक रीजनेबल व्यक्ति वह है जो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि घर का लोन जल्दी चुकाने से मुझे बाजार का वो एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन एक डेट फ्री घर मुझे जो पीस ऑफ माइंड देता है, जो आजादी देता है, वह दुनिया के किसी भी रिटर्न से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। एक सफल सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने इस रीजनेबल वर्सेस रैशनल की जंग को अपनी एजेंसी में बहुत करीब से लड़ा है। जब मैंने अपने कंटेंट
कंटेंट क्रिएशन बिजनेस को स्केल करना शुरू किया तो रैशनल गणित मुझे कह रहा था कि मुझे भारी एक्सटर्नल फंडिंग या बड़ा लोन लेकर रातों रात अपनी टीम को 10 गुना बढ़ा लेना चाहिए। स्प्रेडशीट पर यह एक परफेक्ट डिसीजन था, लेकिन मैं जानता था कि एक भारी कर्ज मेरी रातों की नींद छीन लेगा और मेरे डिसीजन मेकिंग को डर से भर देगा। इसलिए मैंने वह रैशनल रास्ता छोड़ दिया। मैंने एक रीजनेबल रास्ता चुना। मैंने बिना किसी कर्ज के धीरे धीरे एक छोटी लेकिन बेहद प्रीमियम टीम बनाई। शायद मैंने कागज पर अपनी ग्रोथ स्पीड कुछ समय के लिए कम कर ली, लेकिन उस मेंटल पीस ने मुझे वह क्लैरिटी दी जिससे मैंने बिना डरे मार्केट के सबसे एलीट क्लाइंट्स के साथ काम किया। इस अध्याय में एक और गहरा साइकोलॉजिकल पेंच है। फाइनेंस के गुरु अक्सर कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट से कभी इमोशनल अटैचमेंट मत रखो, लेकिन एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको प्रैक्टिकल एडवाइस है कि यह सलाह पूरी तरह बकवास है। अगर आपको अपने बिजनेस, अपने ब्रांड या अपनी स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा भी प्यार नहीं है तो जिस दिन बाजार में भारी गिरावट आएगी आप घबराकर सबसे पहले अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। आपका वह अटैचमेंट ही वह गोंद है जो आपको कठिन समय में टिके रहने की ताकत देता है। एक 80% परफेक्ट स्ट्रैटेजी जिस पर आप 20 साल तक टिके रह सकें, वह उस 100% परफेक्ट स्ट्रैटेजी से लाख गुना बेहतर है जिसे आप घबराहट में 2 महीने में ही छोड़ दें। आज से अपने फाइनेंशियल और जीवन के फैसलों को परफेक्ट गणित के तराजू पर तौलना बंद कर दीजिए। खुद से यह पूछना छोड़ दें कि क्या यह हाईएस्ट रिटर्न देने वाला फैसला है। इसके बजाय खुद से पूछें कि क्या यह फैसला रीजनेबल है, क्या मैं इसके साथ अगले 10 साल तक शांति से सो पाऊंगा। जिस पल आप एक परफेक्ट मशीन बनने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलते हैं और अपनी इंसानियत को स्वीकार कर लेते हैं, आपके दिमाग में एक भारी और सुकून भरा डोपामाइन रिलीज होता है। आपको यह जीवन बदल देने वाला रहस्य समझ आ जाता है कि आपको अमीर और आजाद होने के लिए एक ठंडा कैलकुलेटिंग रोबोट बनने की जरूरत नहीं है। बोल्टेकिटा अब के इस एलीट माइंडसेट को अपनाइए और याद रखिए कि एक्सेल शीट की तुलना में एक शांत दिमाग की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। खेल जीतने के लिए परफेक्शन नहीं डटे रहना जरूरी है। अध्याय 12 आश्चर्य, सरप्राइज। जरा अपनी आंखें बंद करें और एक खौफनाक दृश्य की कल्पना करें। आप रात के अंधेरे में एक खतरनाक हाईवे पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। कार के सामने का विंडशील्ड पूरी तरह से काले पेंट से पोता गया है। आप आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं देख सकते। कार को चलाने के लिए आपके पास केवल एक ही विकल्प है कि आपको लगातार अपने रियर व्यू मिरर में देखना होगा कि सड़क पीछे से कैसी दिख रही थी और उसी के आधार पर आगे का अनुमान लगाना होगा। क्या आप ऐसी कार में बैठना पसंद करेंगे? शायद 1 सेकंड के लिए भी नहीं, लेकिन यहाँ मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, शेयर बाजार और हमारे जीवन के सबसे बड़े फाइनेंशियल फैसले ठीक इसी तरह रियर व्यू मिरर में देखकर ली जाते हैं। हम इसे बड़े गर्व से हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस कहते हैं। बोल्टे किताब के इस एलीट फोरम में आपका स्वागत है। यह अध्याय हमारे दिमाग के उस अहंकार को चकनाचूर कर देता है जो सोचता है कि पास्ट का अध्ययन करके वह फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट सेगन ने एक ऐसी लाइन कही है जिसे समाज के टॉप 1% एलीट लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। जो चीजें इतिहास में पहले कभी नहीं हुई वे हर रोज होती हैं। इतिहास बदलावों और सरप्राइज का अध्ययन है। लेकिन विडंबना देखिए, इन्वेस्टर्स और अर्थशास्त्री उसी इतिहास का उपयोग भविष्य के एक अटल नक्शे के रूप में करते हैं। अपने बिजनेस करियर की शुरुआत में मैंने भी कुछ टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हायर किए थे। वे महंगे सूट पहनकर पिछले 100 सालों के डेटा से भरी फाइलें लेकर आते थे और पूरी कॉन्फिडेंस से बताते थे कि मार्केट कल क्या करेगा। लेकिन फिर एक अनपेक्षित ग्लोबल क्राइसिस आया जिसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड नहीं था। उनके 100 सालों के सारे डेटा, सारे फॉर्मूले और सारी एक्सेल शीट्स कचरे के डिब्बे में चली गई और मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस दिन मैंने गहराई से सीखा कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग उस चीज की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से बुरी तरह डरता है, इसलिए हम इतिहास के पन्नों में पैटर्न ढूंढते हैं ताकि हमें यह झूठी शांति मिल सके कि हम जानते हैं आगे क्या होने वाला है। फुकुशिमा के उस भयानक न्यूक्लियर हादसे को याद कीजिए। वह जापानी प्लांट इतिहास के सबसे बुरे भूकंप को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। इंजीनियरों ने अतीत का डेटा देखा और उसके आधार पर
दीवारें बनाई। लेकिन उस दिन जो भूकंप और सुनामी आई वह इतिहास की किसी भी घटना से कई गुना ज्यादा भयानक थी। प्रकृति और अर्थव्यवस्था का सबसे क्रूर नियम यह है कि अतीत की सबसे बुरी घटना कभी भी भविष्य की सबसे बुरी घटना का सही पैमाना नहीं हो सकती। हर बड़ा सरप्राइज अपने साथ एक नया रिकॉर्ड लेकर आता है। एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आज से इतिहास को प्रेडिक्शन के टूल की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि बाजार पिछली बार 20% गिरा था तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इसके बजाय इतिहास का उपयोग केवल ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए करें। घटनाएं बदल जाती हैं, लेकिन डर, लालच और घबराहट में इंसान कैसे रिएक्ट करता है यह कभी नहीं बदलता। इस कड़वे अनुभव के बाद मैंने अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक ऐसा नियम बनाया है जिसे रूम फॉर एरर कहा जाता है। मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में केवल उन चीजों से बचने की तैयारी नहीं होती जिनकी मैं कल्पना कर सकता हूँ, बल्कि उसमें इतनी ताकत होती है कि वह उन चीजों का भी सामना कर सके जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस पल आप दुनिया का भविष्यवक्ता बनने का यह भारी बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं, आपके दिमाग में एक शानदार डोपामाइन रिलीज होता है। आपको अचानक यह जीवन बदल देने वाली आजादी महसूस होती है कि आपको यह जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कल दुनिया में क्या होगा। आपकी असली ताकत फ्यूचर की सटीक भविष्यवाणी करने में नहीं है। आपकी असली ताकत इस बात में है कि आप फाइनेंशियली और मेंटली इतने मजबूत हों कि कल चाहे जो भी सरप्राइज हो आप सरवाइव कर जाएंगे। बोल्टे किताब के साथ इस सफर में आप समझ चुके हैं कि जब दुनिया घबराई हुई हो तब शांति से सरवाइव कर जाना ही इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी और एलीट जीत है। अध्याय 13, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। कल्पना कीजिए कि आप लास वेगास के एक शानदार कसीनो में खड़े हैं। ब्लैकजैक की मेज पर एक प्रोफेशनल कार्ड काउंटर खेल रहा है। वह इंसान कोई जादूगर नहीं है और न ही वह भविष्य देख सकता है। उसे गहराई से पता है कि वह हर हाथ नहीं जीत सकता। उसे पता है कि वह कई बार बुरी तरह हारेगा, फिर भी अंत में वह कसीनो से लाखों डॉलर जीत कर निकलता है। कैसे? क्योंकि वह केवल जीतने की योजना नहीं बनाता, वह हार को बर्दाश्त करने की योजना बनाता है। वह अपनी बेट का साइज इतना रखता है कि जब पत्ते खराब आएं तब भी वह गेम से बाहर न हो। बोल्टे किताब के इस एलीट क्लब में आपका स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसेल के 13वें अध्याय को डिकोड करेंगे, जिसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी या गलती की गुंजाइश कहा जाता है। यह मानव इतिहास का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल हथियार है। हम इंसान ऑप्टिमाइजेशन यानी हर चीज का अधिकतम उपयोग करने के भूखे हैं। हमें लगता है कि बैंक में रखा हुआ आइडल कैश बेकार है, उसे इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि वह 15% रिटर्न दे सके। हम अपने 24 घंटों को इस तरह शेड्यूल करते हैं कि 1 मिनट भी बर्बाद न हो। हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं जो कागज पर 100% परफेक्ट दिखता है, लेकिन यहीं पर हम अपने पतन की नींव रख देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो 100% ऑप्टिमाइज्ड है वह रबर की तरह नहीं बल्कि कांच की तरह होता है। जरा सी अनपेक्षित चोट लगती है और वह चकनाचूर हो जाता है। हम सभी ने उन एक्सेल शीट जीनियस लोगों को देखा है जो गर्व से बताते हैं कि अगर उन्हें अगले 30 साल तक 12.5% रिटर्न मिलता रहा और वे अपनी आय का 20% बचाते रहे तो 60 की उम्र में उनके पास करोड़ों होंगे। लेकिन उनकी उस परफेक्ट स्प्रेडशीट को यह नहीं पता कि अगले 30 सालों में उस व्यक्ति की नौकरी जा सकती है, कोई भयानक बीमारी हो सकती है या वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। समाज का टॉप 1% एलीट वर्ग जिसने पीढ़ियों तक अपनी वेल्थ बचाकर रखी है, वे एक बहुत कड़वा सच जानते हैं। किसी भी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह योजना बनाना है कि आपकी योजना आपके सोचे हुए तरीके से काम नहीं करेगी। जब इंजीनियर एक पुल बनाते हैं जिस पर से 5000 टन का ट्रक गुजरना है तो वे उस पुल को 15000 टन सहने लायक बनाते हैं। वह अतिरिक्त क्षमता कोई वेस्ट नहीं है, वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यह उस अप्रत्याशित भूकंप के खिलाफ पुल का साइकोलॉजिकल इंश्योरेंस है। एक सफल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मैंने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बनाया है। जब मेरी पहली कंपनी ने उड़ान भरी थी तो मेरे पास बहुत सारा कैपिटल आ गया था। मेरे एडवाइजर्स मुझे उकसा रहे थे कि मैं हर एक पैसे को अग्रेसिव तरीके से इन्वेस्ट कर दूं ताकि कोई भी कैपिटल आइडल न रहे। लेकिन मैंने अपने ईगो को साइड रखा और अपने बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा कैश रिजर्व छोड़ दिया जो मुझे लगभग 0 रिटर्न दे रहा था। मेरे कॉम्पिटिटर्स मुझ पर हंस रहे थे कि मैं अपने पैसे को डेड कर रहा हूं। लेकिन 2 साल बाद जब मार्केट में एक भयानक मंदी आई
और लिक्विडिटी सूख गई तो वे सारे ऑप्टिमाइज्ड और ओवर लीवरेज कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट हो गए और मेरे पास वह शून्य रिटर्न देने वाला कैश था जिसने मुझे गेम में टिकाए रखा। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने मुझे शांति से सरवाइव करवाया और मैंने उसी कैश से उनके टूटे हुए बिजनेसेस कौड़ियों के भाव खरीद लिए। मेरी दूसरी बड़ी सीख ये रही कि मैंने सिर्फ पैसों में ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस ऑपरेशंस में भी गलती की गुंजाइश रखी। जब मैं अपनी एजेंसी के लिए कोई बड़ा क्लाइंट क्लोज करता हूं तो मैं रेवेन्यू और टाइमलाइन का प्रोजेक्शन हमेशा 20% कम मानकर चलता हूं। इससे जब कभी कोई क्लाइंट पेमेंट डिले करता है या प्रोजेक्ट में देरी होती है तो मेरी टीम की सैलरी या मेरी रातों की नींद पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरा सिस्टम कांच का नहीं बल्कि रबर का बन चुका है। आज से अपने जीवन और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को परफेक्ट बनाना छोड़ दें, उसे अनब्रेकेबल बनाएं। अपने इन्वेस्टमेंट पर 15% रिटर्न की उम्मीद करने के बजाय अपनी योजना को इस तरह डिजाइन करें कि अगर आपको केवल 8% रिटर्न भी मिले तब भी आप सड़क पर न आए। अपने उस ईगो को कुचल दें जो कहता है कि आप भविष्य देख सकते हैं। जिस पल आप इस गलती की गुंजाइश को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, आपके दिमाग में एक भारी और चमत्कारी डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको एहसास होता है कि आपको सफल होने के लिए 100% सही होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आधी बार गलत हो सकते हैं, आपकी योजनाएं फेल हो सकती हैं, दुनिया में उथल पुथल मच सकती है, लेकिन चूंकि आपने टूटने के लिए एक कुशन रखा है, आप हर बार जिंदा बच जाएंगे। और याद रखिए, बोल्टे किताब के इस एलीट सफर में जो इंसान सिर्फ सरवाइव करना सीख लेता है, समय का कंपाउंडिंग जादू उसे एक दिन भगवान बना देता है। यही आजादी है, यही असली पावर है। अध्याय 14, आप बदलेंगे, यूल चेंज। जरा एक बहुत ही अजीब लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि कोई 18 साल का इमैच्योर युवा आज आपके सामने आकर बैठे और बड़ी आक्रामकता से आपसे कहे कि सुनो, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी, अपना करियर और अपने पैसे के फैसले बिल्कुल वैसे ही लेने हैं जैसा मैं कह रहा हूं। तुम इससे 1 इंच भी नहीं हिलोगे। क्या आप उस 18 साल के बच्चे की बात मानेंगे? आप शायद उसे पागल समझकर कमरे से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने में हम में से 99% लोग असल में ठीक यही कर रहे हैं। हम अपने 40 और 50 के दशक की जिंदगी को उन फैसलों का गुलाम बना देते हैं जो हमने तब लिए थे जब हम 18 या 20 साल के थे। बोल्टे किताब के इस एलीट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 14वां अध्याय मानव मस्तिष्क के उस सबसे बड़े और सबसे खतरनाक इल्यूजन को चीरता है जिसे हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैन गिलबर्ट ने द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा है। यह इल्यूजन क्या है? इंसान का ईगो ये स्वीकार कर सकता है कि वह पास्ट में मूर्ख था और अब बदल चुका है, लेकिन उसका दिमाग उसे यह मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है कि फ्यूचर में भी उसकी इच्छाएं, उसके गोल्स और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। हमें लगता है कि हमारा आज का माइंडसेट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो 18 साल के उन बच्चों से, जिन्हें अभी यह भी नहीं पता कि खुद के कपड़े कैसे धोए जाते हैं, यह उम्मीद करता है कि वे एक ऐसा करियर चुने जो वे अगले 40 साल तक खुशी खुशी करेंगे। और फिर हम बड़ी हैरानी से अपना सिर खुजाते हैं जब 35 साल की उम्र में वे ही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और अपनी जॉब से नफरत करते हैं। यह एक क्रूर और डार्क कॉमेडी है जिसे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को बहुत करीब से महसूस किया है। 20 साल की उम्र में मेरा इकलौता गोल दिन में 18 घंटे काम करके करोड़ों कमाना और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। मुझे लगता था कि यही इकलौती सक्सेस है। लेकिन 10 साल बाद जब मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया तो मेरे अंदर की केमिस्ट्री बदल गई। वह भागदौड़ मुझे एक भयानक जेल लगने लगी। मेरी आत्मा की जरूरतें बदल चुकी थीं। मुझे मेंटल पीस और टाइम फ्रीडम चाहिए था। अगर मैं अपने उस 20 साल पुराने वर्जन का गुलाम रहता तो मैं शायद आज एक बहुत अमीर लेकिन एक बहुत दुखी इंसान होता। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी का सबसे बड़ा जाल बिछा है जिसे हम संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। जब हमें एहसास होता है कि हम उस करियर या उस इन्वेस्टमेंट से नफरत करने लगे हैं जो हमने 10 साल पहले चुना था, तो हम उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो कहता है कि मैंने इसमें अपने 10 साल और लाखों रुपए बर्बाद किए हैं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। हम अपने अतीत के गलत फैसलों को सही साबित करने के लिए अपने भविष्य को सूली पर
चढ़ा देते हैं। हम अपने ही पास्ट वर्जन के कैदी बन जाते हैं। इस गंभीर और प्रीमियम सत्य को अपनी आजादी का हथियार बनाने के लिए मेरी आपको यह एडवाइस है। सबसे पहला नियम, अपनी फाइनेंशियल और जीवन की प्लानिंग में कभी भी एक्सट्रीम्स से बचें। ये मत सोचिए कि मैं जिंदगी भर पाई बचाकर सन्यासी की तरह रहूंगा या मैं आज सब कुछ उड़ा दूंगा, क्योंकि कल किसने देखा है। एक्सट्रीम्स भविष्य में सबसे ज्यादा रिग्रेट पैदा करते हैं, क्योंकि वे आपके फ्यूचर वर्जन के लिए बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। एक बैलेंस्ड रास्ता चुनें जो भविष्य में किसी भी दिशा में मुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देता हो। और दूसरा सबसे पावरफुल नियम, अपने दिमाग को बदलने की कला को अपनाएं। जब आप इस साइकोलॉजिकल गहराई को आत्मसात कर लेते हैं कि बदलना फेल्योर नहीं है बल्कि इवोल्यूशन है, तो आपके दिमाग में एक भारी और जोरदार डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको अचानक यह एहसास होता है कि आप पत्थर की कोई मूर्ति नहीं हैं, आप एक बहती हुई नदी हैं। अगर आज आपको अपनी पुरानी जॉब, पुरानी सोच या पुरानी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी गलत लग रही है, तो खुद को माफ कीजिए और बिना किसी गिल्ट के उसे कचरे में डाल दीजिए। आपके अतीत के उस अपरिचित इंसान को आपके आज और आपके भविष्य पर राज्य करने का कोई हक नहीं है। यह परमिशन टू चेंज ही दुनिया की सबसे शानदार और सबसे महंगी आजादी है। बोल्टे किताब के साथ इस आजादी को महसूस कीजिए, यह आपकी है। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग्स फ्री। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे महंगे रोल्स रॉयस शोरूम में जाते हैं। आप एक चमचमाती कार में बैठते हैं, सेल्समैन से चाबी मांगते हैं और बड़ी शान से कहते हैं कि मैं इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाऊंगा। सेल्समैन आपको या तो पागल समझेगा या पुलिस बुला लेगा। फिजिकल वर्ल्ड में हमारा दिमाग बहुत अच्छी तरह समझता है कि हर शानदार और लग्जरी चीज का एक प्राइस टैग होता है, आपको वह कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, हमारा पूरा मनोविज्ञान अचानक एक लालची और भ्रमित बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। हम चाहते हैं कि हमें भारी रिटर्न मिले, रातों रात हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन हम इसके लिए कोई कीमत चुकाना नहीं चाहते। बोल्ट किताब के इस एलीट और एक्सक्लूसिव फोरम में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 15वां अध्याय इसी कड़वे और क्रूर सच का पर्दाफाश करता है कि इस यूनिवर्स में कुछ भी मुफ्त नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि इन्वेस्टमेंट और सक्सेस के इस प्राइस टैग पर कीमत डॉलर या रुपयों में नहीं लिखी होती। तो फिर वह कीमत क्या है? टॉप 1% एलीट विचारक इस रहस्य को जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफलता की कीमत है वोलेटिलिटी, फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट और रिग्रेट। हम सभी चाहते हैं कि हमारी वेल्थ का ग्राफ हर साल बिल्कुल सीधी रेखा में ऊपर जाए। हम उम्मीद करते हैं कि शेयर बाजार एक शांत नाव की सवारी की तरह हो, लेकिन जब बाजार असल में 30% गिरता है और पोर्टफोलियो खून की तरह लाल हो जाता है, तो लोग स्क्रीन के सामने बैठकर ऐसे घबराते हैं जैसे ब्रह्मांड ने उनके साथ कोई व्यक्तिगत धोखा कर दिया हो। वे तुरंत अपना सारा इन्वेस्टमेंट घाटे में बेच देते हैं और कसम खाते हैं कि वे दोबारा इस बाजार में कदम नहीं रखेंगे। यहीं पर एक मास्टर्ड साइकोलॉजिस्ट का सबसे गहरा माइंड शिफ्ट काम आता है। साधारण लोग और एलीट इन्वेस्टर्स के सोचने के तरीके में एक बहुत ही बारीक लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। साधारण लोग बाजार की इस गिरावट और नुकसान को एक फाइन यानी जुर्माना समझते हैं। आपको फाइन तब देना पड़ता है जब आप कोई गलती करते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना। जब लोगों को लगता है कि उन पर फाइन लगा है तो उन्हें गिल्ट होता है। लेकिन एलीट इन्वेस्टर्स जानते हैं कि बाजार की यह वोलेटिलिटी कोई फाइन नहीं है, ये एक फी है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने अपनी इस बिजनेस जर्नी में इस फी को कई बार चुकाया है। जब मैंने अपनी पहली बड़ी कंपनी बिल्ड की थी, तो शुरुआती सालों में एक ऐसा दौर आया जब मार्केट के एक बड़े शिफ्ट के कारण मेरा रेवेन्यू रातों रात क्रैश हो गया। मेरी टीम पैनिक में थी। मेरा ईगो मुझे कह रहा था कि मैंने कोई भयानक गलती कर दी है जिसके लिए मुझे सजा मिल रही है। लेकिन फिर मैंने अपने मेंटर्स से यही एलीट माइंडसेट सीखा। मैंने महसूस किया कि यह नुकसान कोई फाइन नहीं है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में एक $multi-million एम्पायर खड़ा करना है, तो यह तनाव और यह मेंटल प्रेशर उस एलीट क्लब में एंटर करने की फी है। मैंने घबराना बंद कर दिया। मैंने अपने डरों को फीस की तरह चुकाया और अपनी स्ट्रैटेजी पर डटा रहा। उसी माइंडसेट ने मुझे उस क्राइसिस से बाहर निकाला। जब आप किसी थीम पार्क में जाते हैं तो आप एंट्री टिकट के लिए खुशी खुशी पैसे देते हैं, वह फी है, आप उसे फाइन नहीं कहते।
ठीक उसी तरह 15 या 20% का शानदार लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने के लिए आपको समय समय पर जो नुकसान देखना पड़ता है वह फाइनेंशियल डिज्नीलैंड में घुसने का एंट्री टिकट है। जो लोग यह फी चुकाने से इनकार करते हैं वे अपने पैसे को एक मुफ्त और सुरक्षित सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं जहां उन्हें नाम मात्र का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ भी एक क्रूर मजाक है, वह सिक्योरिटी भी मुफ्त नहीं है। उसकी फी इन्फ्लेशन नाम का एक अदृश्य चोर हर दिन उनके बैंक अकाउंट से काट रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इस प्रीमियम ज्ञान को आज ही अपने नर्वस सिस्टम में उतार लें। आज के बाद जब भी इकोनॉमी हिले, बाजार क्रैश हो और आपके एसेट्स का मूल्य रातों रात गिर जाए तो घबराना बंद करें। खुद को यह सोचना बंद कर दें कि आपने कोई गलत फैसला लिया था जिसके लिए आपको सजा मिल रही है। इसके बजाय एक गहरी सांस लें और अपने दिमाग से कहें कि यह कोई फाइन नहीं है, मैं बस अपनी फ्यूचर फ्रीडम की फी चुका रहा हूँ। जिस पल आप डर और नुकसान को एक सज्जा की जगह एक फी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, आपके दिमाग में एक शांत और पावरफुल डोपामाइन का विस्फोट होता है। वह बाजार जो कल तक आपको एक खूंखार राक्षस लगता था अब सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसका आपने टिकट खरीदा है। आप घबराना छोड़ देते हैं, आप डटे रहते हैं। बोल्टे किताब का यही वह एलीट माइंडसेट है जहां इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा जादू होता है। जो इंसान फी चुकाने की हिम्मत रखता है अंत में सारी संपत्ति उसी के कदमों में आ गिरती है। यही इस खेल का सबसे क्रूर और सबसे खूबसूरत सच है। अध्याय 16। आप और मैं, यू एंड मी। कल्पना कीजिए कि आप एक मैराथन दौड़ने के लिए ट्रैक पर खड़े हैं। आपको अगले 4 घंटों तक अपनी ऊर्जा बचाकर 42 किलोमीटर दौड़ना है। तभी आपके बगल में एक व्यक्ति आता है जो 100 मीटर की स्प्रिंट का एथलीट है। बंदूक की गोली चलती है और वह स्प्रिंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर गोली की रफ्तार से भागने लगता है। अब यहाँ मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा वायरस काम करना शुरू करता है। आप उस स्प्रिंटर को इतनी तेजी से आगे निकलते हुए देखते हैं और अचानक आपका सबकॉन्शियस माइंड घबराने लगता है। आप भूल जाते हैं कि आपको 42 किलोमीटर दौड़ना है। आप सिर्फ उस धावक को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। नतीजा ये होता है कि आप पहले 2 किलोमीटर में ही हाफ कर गिर पड़ते हैं और दौड़ से बाहर हो जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हर रोज करोड़ों लोगों के साथ ठीक यही हो रहा है। बोल्टे किताब के इस एक्सक्लूसिव और एलीट मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 16वां अध्याय आप और मैं उस सबसे बड़े झूठ को चकनाचूर करता है जो हमें टीवी और मीडिया ने बचपन से सिखाया है कि बाजार में मौजूद हर इंसान एक ही खेल खेल रहा है। सच तो यह है कि बाजार एक ऐसा चेस बोर्ड है जहां कुछ लोग चेस खेल रहे हैं, कुछ लोग पोकर खेल रहे हैं और कुछ लोग बस गोटियों को चबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर दिन यह कॉमेडी देखते हैं। एक 22 साल का डे ट्रेडर किसी पेनी स्टॉक को सुबह 10 बजे खरीदता है ताकि कुछ ही मिनटों में उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर सके। उसके लिए वह ट्रेड लॉजिकल है। लेकिन तभी एक 50 साल का पिता जो अपनी बेटी की मेडिकल की पढ़ाई के लिए अगले 10 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता है, वह न्यूज में देखता है कि वह स्टॉक रॉकेट बन रहा है। उसे लगता है कि बाजार को कुछ ऐसा पता है जो उसे नहीं पता। वह अपनी बेटी की पढ़ाई का पैसा उस स्टॉक में डाल देता है। यह ऐसा है जैसे एक मैराथन रनर अपनी वार्म अप रूटीन किसी रेसलर से कॉपी कर रहा हो। फाइनेंशियल बबल्स या मार्केट क्रैश इसलिए नहीं आते क्योंकि लोग अचानक बेवकूफ हो जाते हैं। बबल्स तब बनते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना आपा खो बैठते हैं और शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। आप उस व्यक्ति के इशारों पर अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लगा रहे हैं जिसका गेम और जिसकी टाइमलाइन आपसे पूरी तरह अलग है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मैंने इस ट्रैप को बहुत करीब से देखा है। जब मैं अपना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर रहा था तब मेरी इंडस्ट्री के कई फाउंडर्स अग्रेसिव तरीके से एक्सटर्नल फंडिंग उठा रहे थे और भारी नुकसान सहकर सिर्फ अपना वैल्यूएशन बढ़ा रहे थे। वे एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए मुझे भी फोमो होने लगा। मेरा ईगो मुझे उकसाने लगा कि मैं भी उसी अंधी रेस में दौड़ूं और पेपर पर अमीर दिखूं। लेकिन मैंने खुद को रोका और एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट की तरह सोचा, मेरा गेम एक सस्टेनेबल कैश रिच और लॉन्ग टर्म एम्पायर खड़ा करना था ना कि कुछ सालों में कंपनी बेचकर निकल जाना। मैंने अपना गेम डिफाइन किया और दूसरों के गेम से अपनी आंखें हटा लीं।
आज उनमें से ज्यादातर बर्नआउट होकर मार्केट से बाहर हो चुके हैं और मेरा एम्पायर पूरी शांति और ताकत के साथ खड़ा है। समाज के टॉप 1% एलीट विचारक इस रहस्य को एक पवित्र नियम की तरह मानते हैं। कभी भी उस इंसान से फाइनेंशियल या लाइफ एडवाइस मत लीजिए जो वह गेम नहीं खेल रहा है जो आप खेल रहे हैं। जब आप यह नहीं जानते कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं तो आप दुनिया के हर उस इंसान से इन्फ्लुएंस होने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो आपसे ज्यादा पैसा कमाता हुआ दिख रहा है, और यही फोमो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस हैरत अंगेज साइकोलॉजी को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाने के लिए मेरी आपको यह सबसे पावरफुल एडवाइस है। आज ही एक सादे कागज पर अपना गेम क्लियरली लिखिए। क्या आप एक डे ट्रेडर हैं? क्या आप अगले 20 साल के लिए इंडेक्स फंड इन्वेस्टर हैं? क्या आप एक पीसफुल रिटायरमेंट चाहने वाले इंसान हैं? अपना गेम स्पष्ट रूप से डिफाइन कीजिए। कल सुबह जब आपका कोई पड़ोसी या कोई यूट्यूब गुरु आपको चीख चीख कर बताए कि कोई पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन 500% चढ़ गया है और आप एक बेवकूफ हैं जो पीछे रह गए, तो बस शांति से मुस्कुराइए, उसे देखिए और अपने दिमाग में कहिए कि तुम्हें बधाई हो, तुम अपना कसीनो का खेल बहुत अच्छे से खेल रहे हो, लेकिन मैं उस गेम में हूं ही नहीं। जिस पल आप अपने खेल को पहचान लेते हैं और दूसरों के खेल से अपनी आंखें हटा लेते हैं, आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एक पावरफुल और शांत डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको अचानक यह एहसास होता है कि आप फोमो के उस मेंटल नर्क से हमेशा के लिए आजाद हो चुके हैं। बोलते किताब के साथ अपने माइंडसेट को इसी तरह अपग्रेड करते रहिए। अब आपको न्यूज चैनलों की चीख पुकार और दोस्तों की रातों रात अमीर बनने की कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शांत, लग्जरी और एलीट रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी शर्तों पर होती है। यही असली मास्टर स्ट्रोक है। अध्याय 17, निराशावाद का आकर्षण, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। जरा समाज के सबसे एलीट लोगों से भरी एक शानदार डिनर पार्टी की कल्पना कीजिए। आप उस कमरे के बीचों बीच खड़े होकर कहते हैं कि अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी और साइंस हमारी इकोनॉमी को 2 गुना कर देंगे और हम सब बहुत अमीर होंगे। लोग आपको एक हल्की सी दया भरी मुस्कान देंगे जैसे आप कोई नादान बच्चे हों। वे आपको नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अब उसी कमरे में आप एक गहरी और गंभीर आवाज में कहते हैं कि अगले 6 महीनों में एक भयानक क्रैश आने वाला है जो हमारे बैंकों को तबाह कर देगा। अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लोग आपके पास कुर्सियां खींचकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें और बताओ। बोल्ट किताब के इस एक्सक्लूसिव और प्रीमियम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 17वां अध्याय मानव मनोविज्ञान के उस सबसे अंधेरे सच को डिकोड करता है कि क्यों डर हमेशा उम्मीद से ज्यादा होशियार लगता है। हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन किया गया है कि ऑप्टिमिज्म हमें एक सेल्स पिच की तरह लगता है और पेसिमिज्म हमें एक चेतावनी की तरह लगता है, मानो कोई हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। जरा टीवी के उन न्यूज एंकर्स और अर्थशास्त्रियों को देखिए। वे हर दूसरे दिन चिल्लाते हैं कि शेयर बाजार खत्म होने वाला है। जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें इंटेलेक्चुअल जीनियस मानकर टीवी पर बुलाया जाता है और उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन जाती हैं। अगर आप लोगों को डरा सकते हैं तो आप रातों रात मशहूर हो सकते हैं। डर की मार्केटिंग दुनिया का सबसे महंगा और सफल व्यापार है। लेकिन ऐसा क्यों है? यह इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का खेल है। लाखों साल पहले जंगल में जिस इंसान ने उम्मीद की थी कि झाड़ियों के पीछे कोई शेर नहीं है, वह मारा गया, और जिस इंसान ने निराशावादी होकर डर के मारे दौड़ लगा दी वह जिंदा बच गया। खतरों पर तुरंत ध्यान देना हमारे डीएनए में बसा है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर मैंने इस डर के व्यापार को बहुत करीब से देखा है। जब मैं अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा था तब मार्केट में एक भयंकर मंदी का दौर आया। टीवी पर हर रोज एक्सपर्ट्स चीख रहे थे कि यह इंडस्ट्री अब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मेरे कई कॉम्पिटिटर्स उस इंटेलेक्चुअल डर का शिकार हो गए और पैनिक में आकर अपने एसेट्स कौड़ियों के भाव बेचने लगे। मुझे भी डर लगा था, लेकिन मैंने उस दिन टीवी बंद कर दिया और मॉर्गन हाउसेल के इस एलीट सत्य को याद किया। मैंने समझा कि तबाही रातों रात आती है और बहुत शोर मचाती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा खामोश होती है और उसमें समय लगता है। मैंने पैनिक नहीं किया, बल्कि सच्चे ऑप्टिमिज्म के साथ उनके बेचे हुए एसेट्स को हैवी डिस्काउंट पर खरीद लिया। कुछ ही सालों बाद जब मार्केट रिकवर हुआ तो मेरी वेल्थ 10 गुना बढ़ चुकी थी। उस दिन मैंने गहराई से सीखा कि निराशावादी लोग शायद टीवी डिबेट जीत जाएं, लेकिन असली वेल्थ हमेशा एक शांत आशावादी के कदमों में आकर गिरती है। इस प्रीमियम ज्ञान को अपने फाइनेंशियल एम्पायर का सुरक्षा कवच बनाने के लिए मेरी आपको यह एडवाइस है।
सबसे पहले सच्चे ऑप्टिमिज्म की परिभाषा को बदलिए। सच्चा आशावाद यह मानना नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा होगा, यह एक भ्रम है। सच्चे ऑप्टिमिज्म का अर्थ यह गहराई से जानना है कि रास्ते में भयानक क्रैश आएंगे, मंदी आएगी, लेकिन इन सारी तबाहियों के बावजूद लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। आज के बाद जब कोई सूट बूट पहना हुआ एक्सपर्ट आपको टीवी पर डराए तो पैनिक मत कीजिए। यह समझिए कि वे लोग आपके सबकॉन्शियस फियर को ट्रिगर करके अपना फायदा निकाल रहे हैं। जिस पल आप निराशावाद के इस सस्ते आकर्षण को ठुकरा देते हैं, आपके दिमाग में एक भारी और चमत्कारी डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको यह एहसास होता है कि जबकि दुनिया की 99% भीड़ डर के मारे टीवी के सामने कांप रही है, आप उस टॉप 1% एलीट वर्ग का हिस्सा है जो शांति से बैठा है। बोल्ट किताब के साथ अपने माइंड सेट को इसी तरह अपग्रेड करते रहिए। आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक शोर है और कंपाउंडिंग का मौन चमत्कार कभी रुकता नहीं है। यही आपकी परम शक्ति है। अध्याय 18। जब आप कुछ भी मान लेंगे, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। कल्पना कीजिए एक अस्पताल के उदास कमरे की। एक व्यक्ति बिस्तर पर है और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तभी कमरे में एक अनजान व्यक्ति घुसता है। वह कोई डॉक्टर नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वह बस एक अजीब सी जड़ी बूटी निकालता है और कहता है कि इसे खा लो, 100% गारंटी है कि कल सुबह तुम दौड़ने लगोगे। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वह बीमार व्यक्ति उस अजनबी से उस जड़ी बूटी का साइंटिफिक रिसर्च पेपर मांगेगा? क्या वह इसका लॉजिकल एनालिसिस करेगा? बिल्कुल नहीं। वह बिना एक पल सोचे उस जड़ी बूटी को निगल लेगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान का दर्द असहनीय हो जाता है या उसकी जरूरतें चरम पर होती हैं, तो उसका दिमाग लॉजिक के सारे स्विच बंद कर देता है और होप नाम का सबसे खतरनाक नशा खरीद लेता है। बोल्ट किताब के इस एलीट और एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 18वां अध्याय फाइनेंस की कोई स्प्रेडशीट नहीं है। यह हमारे अपने दिमाग की उस खौफनाक कमजोरी का पर्दाफाश है जो हमें दुनिया का सबसे आसान शिकार बनाती है। हम इंसान खुद को बड़ा समझदार मानते हैं। हम उन लोगों पर हंसते हैं जो जादू टोने पर विश्वास करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब हम भारी कर्ज में डूबे होते हैं या जब हम अपनी दम घोंटू जॉब से नफरत करने लगते हैं, तो हमारा वह सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? उस वक्त अगर कोई हमें एक थंबनेल दिखाए जिसमें लिखा हो कि कैसे मैंने सिर्फ 3 दिन में $100 को $1 मिलियन में बदला, तो अचानक वह हमें स्कैम नहीं लगता, वह हमें एक पावरफुल स्ट्रैटेजी लगने लगती है। एक सफल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मैंने इस होपियम के नशे को बहुत करीब से महसूस किया है। अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब मैं एक भारी कर्ज के बोझ तले दब गया था और मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, तो मेरा दिमाग हताश हो चुका था। उसी दौरान मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसने एक ऐसी जादुई इन्वेस्टमेंट स्कीम बताई जिससे मेरा बिजनेस रातों रात कर्ज मुक्त हो सकता था। मेरा लॉजिकल दिमाग जानता था कि यह गणित असंभव है, लेकिन मेरी डेस्पिरेशन इतनी चरम पर थी कि मैं उस कहानी पर विश्वास करने के लिए तैयार हो गया था। मैंने लगभग डील साइन कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने खुद को रोका और एक कदम पीछे लिया। मैंने खुद को याद दिलाया कि इकोनॉमी में कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं होती। मैंने उस शॉर्टकट को ठुकरा दिया और एक उबाऊ लेकिन सस्टेनेबल रास्ता चुना। अगर मैं उस दिन वह होप का नशा खरीद लेता तो आज मेरा पूरा एम्पायर तबाह हो चुका होता। टॉप 1% एलीट साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टर्स हमारे दिमाग के इस ग्लिच को एक भयानक फॉर्मूले में बांधते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज को सच चाहते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास कर लेंगे जो उस चीज के सच होने का भ्रम पैदा करती है। इसे फाइनेंशियल बाजारों में होपियम यानी होप और ओपियम का नशा कहा जाता है। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमी कैसे काम करती है, बाजार क्यों गिरता है, ये समझना हमारे दिमाग के लिए बहुत थकाऊ है। इसलिए जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम इग्नोरेंस स्वीकार करने के बजाय अपने मन में एक झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। कोई भी झूठी कहानी उस खौफनाक सच्चाई से ज्यादा सुकून देती है कि हमारा भविष्य पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस प्रीमियम ज्ञान से अपने दिमाग को हैक प्रूफ बनाने के लिए मेरी आपको यह एडवाइस है, आज ही एक निर्मम और कठोर नियम बना लीजिए। जब भी आपको मार्केट में या लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे जो आपकी किसी गहरी इच्छा या हताशा को परफेक्टली पूरा कर रही हो, जैसे रातों रात कर्ज चुकाना या बिना मेहनत के अमीर बनना, तो तुरंत एक कदम पीछे हट जाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त डेटा का एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वह एक चमत्कार की भीख मांग रहा होता है।
यह स्वीकार कीजिए कि सक्सेस हमेशा धीमी उबाऊ और कंपाउंडिंग के क्रूर समय की मांग करती है। जिस पल आप इस होप के नशे को पहचानने लगते हैं और अपनी ही साइकोलॉजिकल कमजोरियों को डिकोड कर लेते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में एक शांत लेकिन जोरदार डोपामाइन का विस्फोट होता है। अचानक आप उन आर्थिक मसीहाओं और शॉर्टकट बेचने वालों के जाल से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। बोल्टे किताब के साथ इस एलीट सफर में आपको समझ आ जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े खतरे बाजार में नहीं बल्कि आपके खुद के दिमाग के उस हिस्से में छिपे हैं जो चमत्कारों पर विश्वास करना चाहता है। यह सेल्फ अवेयरनेस ही इस क्रूर दुनिया में आपकी सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे लग्जरी ढाल है। अध्याय 19। अब सब एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। जरा दुनिया के सबसे शानदार और भव्य ओपेरा हाउस की कल्पना कीजिए। अब तक आपने जो भी सुना वह केवल अलग अलग वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग थी। कहीं ईगो का वायलिन बज रहा था, कहीं कंपाउंडिंग का भारी ड्रम, तो कहीं डर की बांसुरी। लेकिन अब मास्टर कंडक्टर ने अपना हाथ उठा लिया है। अब ये सारे वाद्य यंत्र एक साथ मिलकर वह सिम्फनी बजाने वाले हैं जो आपके दिमाग के हर न्यूरॉन को झकझोर कर रख देगी। बोलते किताब के इस एक्सक्लूसिव और फाइनल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल का यह 19वां अध्याय, ऑल टुगेदर नाउ, कोई नया नियम नहीं है। यह उन सभी साइकोलॉजिकल रहस्यों का वह फाइनल एलीट कोड है जो आपको उस 99% की भीड़ से हमेशा के लिए अलग कर देगा जो पैसों के पीछे भागते भागते अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोगों को सक्सेस 2 मिनट वाले नूडल्स की तरह चाहिए। लोग इंटरनेट पर जादुई पीडीएफ या कोई गुप्त फॉर्मूला खोजते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें यह यूनिवर्स का सबसे पावरफुल रहस्य बता दें कि अमीर बनने का असली हैक सिर्फ अपने ईगो को मारना और 20 साल तक शांति से बैठे रहना है, तो वे जम्हाई लेकर कहेंगे कि यह बहुत बोरिंग है, मुझे कोई नया क्रिप्टो कॉइन बताओ। क्या यह दुनिया का सबसे बड़ा डार्क जोक नहीं है कि सबसे कारगर रहस्य इतना उबाऊ है कि लोग इसे खुद ही नजरअंदाज कर देते हैं? समाज का टॉप 1% एलीट वर्ग जानता है कि पैसे की साइकोलॉजी कोई एक ट्रिक नहीं है, यह लाइफ जीने का एक संपूर्ण फ्रेमवर्क है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने करियर के एक ऐसे मुकाम पर जब मेरे पास पैसा, पावर और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर था, मैंने एक दिन खुद को बहुत थका हुआ महसूस किया। मैं लगातार अपने रेवेन्यू को और बढ़ाने की अंधी दौड़ में भाग रहा था। तब मैंने अपनी पूरी जर्नी को पलटकर देखा और एक मास्टरमाइंड की तरह इस किताब के सारे सिद्धांतों को एक लेजर बीम की तरह एक जगह केंद्रित किया। मैंने समझा कि मैं पैसे का मास्टर बनने के बजाय अनजाने में उसी का गुलाम बन रहा था। उस दिन मैंने अपने लिए यह नया एलीट फ्रेमवर्क तैयार किया जिसे आज मैं आपको सौंप रहा हूं। पहला, अपने ईगो को कुचलें और वेल्थ को बचाएं। मैंने दुनिया को अपनी नेटवर्थ दिखाने की कोशिश करना पूरी तरह बंद कर दिया। आपको यह स्वीकार करना होगा कि वेल्थ वह लग्जरी कार नहीं है जो आप चला रहे हैं। वेल्थ वह आजादी है जो उस कार का पैसा बैंक में होने से आपको मिलती है। दूसरा, लक और रिस्क को गले लगाएं। मैंने गहराई से महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी सक्सेस में लक का बहुत बड़ा हाथ था और मेरे फेल्योर्स में रिस्क का। इस कड़वे सच ने मुझे हमेशा हम्बल रखा और हर हार के बाद खुद को माफ करना सिखाया। तीसरा, इनफ की ताकत। उस मूविंग गोल पोस्ट के पीछे भागना छोड़ दें। मैंने अपने बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ में एक लिमिट सेट की और खुद से कहा कि बस अब मुझे किसी को और साबित नहीं करना है। जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आपके लिए इनफ क्या है, आप उन अरबपतियों से भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं जो और ज्यादा की भूख में रात को सो नहीं पाते। चौथा, गणित नहीं साइकोलॉजी चुनें। मैंने 100% रैशनल और हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्ट्रेटजीज को छोड़ दिया और एक रीजनेबल रास्ता चुना। आपका लक्ष्य सबसे शानदार रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य रात में चैन की नींद सोना होना चाहिए। पांचवा, बिना कारण के सेविंग करें। मैंने पैसे इसलिए नहीं बचाए कि मुझे कोई प्राइवेट जेट लेना था। मैंने पैसे इसलिए बचाए ताकि जब दुनिया में अनपेक्षित तबाही आए या कोई मेरे आत्मसम्मान पर चोट करे तो मैं अपनी शर्तों पर शांति से न कह सकूं। आप पैसा नहीं, अपना टाइम खरीद रहे हैं। आज इसी पल अपने फाइनेंशियल जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। यह मानकर चलिए कि आप फ्यूचर में बदलेंगे, इसलिए अपनी योजनाओं में हमेशा रूम फॉर एरर रखें। और सबसे जरूरी बात यह पहचानें कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं और उन लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करें जो आपसे पूरी तरह अलग गेम खेल रहे हैं। जिस पल आप इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ लेते हैं, आपके दिमाग में जो डोपामाइन रिलीज होता है वह किसी लॉटरी जीतने से बड़ा है। ये कोई क्षणिक खुशी नहीं है,
यह एक गहरी, शांत और इनविंसिबल पावर का एहसास है। बोल्टे की टब के साथ इस पूरे सफर में मैट्रिक्स का कोड आपके सामने डिकोड हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि पैसा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये आपके धैर्य, आपके सेल्फ कंट्रोल और आपकी भावनाओं का एक आईना है। अब आप पैसे के गुलाम नहीं हैं, आप इसके मास्टर हैं। आप उस गहरी नींद से जाग चुके हैं जिसमें दुनिया की 99% आबादी अभी भी सो रही है। यही वह परम रहस्य है, यही आपकी सबसे बड़ी आजादी है और अब यह सिम्फनी पूरी तरह से आपकी है। अध्याय 20, स्वीकारोक्ति, कन्फेशन। जरा कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंस गुरु के प्राइवेट वॉल्ट के सामने खड़े हैं। आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके दिमाग की साइकोलॉजिकल गहराई देखी है। अब भारी भरकम स्टील का वह दरवाजा खुलता है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चल रहे होंगे, हेज फंड्स के गुप्त दस्तावेज होंगे और दुनिया के सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो होगा। लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुलता है तो अंदर क्या है? अंदर एक साधारण सा इंडेक्स फंड बैंक में पड़ा हुआ बहुत सारा कैश और एक ऐसे घर के कागजात हैं जिस पर कोई लोन नहीं है, बस, और कुछ नहीं। क्या आप ठगा हुआ महसूस करेंगे? शायद 99% दुनिया यही सोचेगी। लेकिन बोलते किताब के इस फाइनल और सबसे पावरफुल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल की इस किताब का यह अंतिम अध्याय, कन्फेशंस, यही वह जगह है जहां वे अपना नकाब उतारते हैं और समाज के टॉप 1% एलीट वर्ग के सामने अपना सबसे गहरा, सबसे उबाऊ और सबसे शक्तिशाली रहस्य रख देते हैं। आज की दुनिया में एक अजीब सा साइकोलॉजिकल वायरस है। लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वह काम नहीं करेगी। फाइनेंस ब्रोकर आपको 6 कंप्यूटर स्क्रीन लगाकर, माथे पर पसीना लाकर यह दिखाना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना रॉकेट साइंस है ताकि वे आपसे भारी फीस वसूल सकें। लेकिन दुनिया का सबसे शानदार फाइनेंशियल राइटर क्या कर रहा है? वह अपना सारा पैसा सबसे सस्ते और बोरिंग इंडेक्स फंड्स में डालता है जहां उसे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अध्याय 20, स्वीकारोक्ति, कन्फेशंस। जरा कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंस गुरु के प्राइवेट वॉल्ट के सामने खड़े हैं। आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनके दिमाग की साइकोलॉजिकल गहराई देखी है। अब भारी भरकम स्टील का वह दरवाजा खुलता है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि अंदर स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चल रहे होंगे, हेज फंड्स के गुप्त दस्तावेज होंगे और दुनिया के सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो होगा। लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुलता है तो अंदर क्या है? अंदर एक साधारण सा इंडेक्स फंड बैंक में पड़ा हुआ बहुत सारा कैश और एक ऐसे घर के कागजात हैं जिस पर कोई लोन नहीं है, बस, और कुछ नहीं। क्या आप ठगा हुआ महसूस करेंगे? शायद 99% दुनिया यही सोचेगी। लेकिन बोल्टे किताब के इस फाइनल और सबसे पावरफुल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसेल की इस किताब का यह अंतिम अध्याय, कन्फेशंस, यही वह जगह है जहां वे अपना नकाब उतारते हैं और समाज के टॉप 1% एलीट वर्ग के सामने अपना सबसे गहरा, सबसे उबाऊ और सबसे शक्तिशाली रहस्य रख देते हैं। आज की दुनिया में एक अजीब सा साइकोलॉजिकल वायरस है। लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वह काम नहीं करेगी। फाइनेंस ब्रोकर आपको 6 कंप्यूटर स्क्रीन लगाकर, माथे पर पसीना लाकर ये दिखाना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना रॉकेट साइंस है ताकि वे आपसे भारी फीस वसूल सके। लेकिन दुनिया का सबसे शानदार फाइनेंशियल राइटर क्या कर रहा है? वह अपना सारा पैसा सबसे सस्ते और बोरिंग इंडेक्स फंड्स में डालता है जहां उसे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वह बाजार को बीट करने की कोशिश ही नहीं करता। हाउसेल एक और चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति करते हैं। उन्होंने अपने घर का पूरा मॉर्गेज समय से बहुत पहले चुका दिया। अगर आप इसे किसी अर्थशास्त्री की स्प्रेडशीट पर देखें तो यह दुनिया का सबसे अतार्किक फैसला है। वे उस पैसे को शेयर बाजार में लगाकर कहीं ज्यादा रिटर्न कमा सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने पहले सीखा था, वे रैशनल होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे रीजनेबल हो रहे हैं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और मेंटर के तौर पर मेरी अपनी जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी यही था। जब मेरा बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था तो दुनिया के टॉप कंसल्टेंट्स मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं भारी लीवरेज लूं और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स करूं। शुरुआत में मैंने ऐसा किया भी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वह कॉम्प्लेक्सिटी मेरी रातों की नींद छीन रही थी। मेरा ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन मेरी शांति खत्म हो चुकी थी।
तब मैंने एक मास्टरमाइंड की तरह अपना पूरा गेम बदल दिया। मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्कुल सिंपल कर दिया और एक भारी कैश रिजर्व बैंक में डाल दिया। ये एक्सेल शीट के हिसाब से एक बुरा डिसीजन था, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से मेरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उस दिन मुझे वह फ्रीडम मिली जिसने मेरे अंदर के फियर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब हाउस हेल्प रात को सोने जाते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड को यह गहराई से पता होता है कि कल चाहे दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाए, बाजार आधा रह जाए, उनके परिवार के सिर से छत कोई नहीं छीन सकता। यह जीरो डेट की स्थिति जो भारी मेंटल पीस देती है, उसका रिटर्न किसी भी एक्सेल शीट में नहीं मापा जा सकता। एलीट विचारक इस परम सत्य को जानते हैं कि इंडिपेंडेंस हमेशा मैक्सिमम रिटर्न से बड़ी होती है। हाउसहेल का लक्ष्य सबसे अमीर इंसान बनना नहीं है, उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उनके टाइम और उनके कैलेंडर पर हुक्म न चला सके। इस आखिरी और सबसे प्रीमियम कन्फेशन से मेरी आपको यह सबसे पावरफुल एडवाइस है। आज ही अपने जीवन से फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी के अहंकार को उखाड़ फेंकिए। आपको दुनिया को स्मार्ट दिखने के लिए कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जिसे आप एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिख सकें। अपनी सक्सेस को इस बात से मत मापिए कि आप हर साल बाजार से कितना ज्यादा रिटर्न निकाल रहे हैं। इसे इस स्वैन मीट्रिक यानी स्लीप वेल एट नाइट से मापिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपके पेट में घबराहट पैदा कर रहा है तो आप अमीर होने का गलत खेल खेल रहे हैं। जिस पल आप इस रहस्य को आत्मसात कर लेते हैं, आपके पूरे नर्वस सिस्टम में एक परम शांत और अजेय डोपामाइन का विस्फोट होता है। ये पूरी किताब का वह मास्टर स्ट्रोक है जहां आपको एहसास होता है कि सच्ची अमीरी किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले में नहीं बल्कि खुद के माइंडसेट को साधने में है। बोल्टी किताब का यह सफर आपको उस मुकाम पर ले आया है जहां आप जान चुके हैं कि सबसे एलीट खेल वह है जिसे आप किसी और को हराने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की आजादी और शांति के लिए खेलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इनसिक्योर लोगों का खेल है। पीसफुल सिंप्लिसिटी ही इस यूनिवर्स के असली राजाओं का अंतिम हथियार है और अब यह हथियार हमेशा के लिए आपके हाथों में है। परिशिष्ट अमेरिकी उपभोक्ता इस तरह क्यों सोचते हैं? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ व्हाई द यूएस कंज्यूमर थिंक्स द वे दे डू। जरा सोचिए कि आप एक रेस दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके पैरों में जो जूते हैं वे आपके नहीं हैं, वे आपके दादाजी के हैं जो आधी सदी पहले किसी और ही मौसम में किसी और ही सड़क पर दौड़े थे। क्या आप जीतेंगे? नहीं, आप गिरकर लहूलुहान हो जाएंगे। मॉडर्न कंज्यूमर का दिमाग ठीक इसी तरह दौड़ रहा है। बोलते किताब के इस फाइनल और एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। मॉर्गन हाउसहेल की इस मास्टरपीस का यह परिशिष्ट कोई बोरिंग इतिहास का पाठ नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी है। यह हमें बताता है कि आज हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वह हमारी जरूरतें नहीं हैं, वह उस ऐतिहासिक भ्रम का भूत है जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। इस रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें 1950 के दशक में जाना होगा। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लोगों के पास जमा किया हुआ भारी पैसा था और ब्याज दरें लगभग शून्य थीं। इस दौर ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल चमत्कार पैदा किया जहां एक मैनेजर और कारखाने में काम करने वाला साधारण मजदूर एक ही मोहल्ले में रहने लगे और एक ही जैसी कारें चलाने लगे। उस दशक ने इंसानी दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक कोड लिख दिया कि हम सब फाइनेंशियली बराबर हैं और हमारा लाइफस्टाइल हर साल ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन 1970 और 80 के दशक तक आते आते यह गोल्डन एरा खत्म हो गया। महंगाई आसमान छूने लगी और अमीरों तथा गरीबों के बीच की खाई फिर से बहुत गहरी हो गई। आर्थिक समानता खत्म हो गई, लेकिन लोगों के दिमाग से वह एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं हुई। एक साधारण कर्मचारी अब एक सीईओ जैसी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसका ईगो उसे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था। जब आपकी आमदनी नहीं बढ़ती लेकिन आपका ईगो आसमान छू रहा होता है तो आप क्या करते हैं? यहीं जन्म होता है मॉडर्न दुनिया के सबसे बड़े जादू का, क्रेडिट कार्ड्स और डेट। हमने प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल करके उस लाइफस्टाइल को खरीदना शुरू कर दिया जो हमारी हैसियत के बाहर थी। हमने भारी लोन लेकर ऐसे घर खरीदे जिनकी ईएमआई चुकाने के लिए हमें अपनी रातों की नींद बेचनी पड़ी। हम असल में एक झूठी अमीरी को फाइनेंस कर रहे थे ताकि वह हम सब बराबर हैं वाला साइकोलॉजिकल नशा न टूटे।
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के तौर पर मैंने इस खौफनाक हैंगओवर को अपनी आंखों के सामने लोगों को बर्बाद करते देखा है। जब मैंने अपनी पहली $1 मिलियन नेटवर्थ अचीव की थी तो मेरे पुराने सर्कल के कई लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगे थे। अपनी उस ऐतिहासिक समानता के भ्रम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने भारी कर्ज लेकर महंगी गाड़ियां और बड़े घर खरीद लिए। उनका ईगो उन्हें यह स्वीकार नहीं करने दे रहा था कि हमारे फाइनेंशियल रास्ते अब अलग हो चुके हैं। 2008 के क्रैश में जब लिक्विडिटी सूखी तो उन सबके घर नीलाम हो गए और वे पूरी तरह टूट गए। उस दिन मैंने गहराई से सीखा कि दूसरों के स्टैंडर्ड्स को छेज करना अपनी ही कब्र खोदना है। समाज का टॉप 1% एलीट वर्ग इस बात को गहराई से समझता है। आज आपकी निराशा इसलिए नहीं है कि आपके पास कुछ कम है, आपकी निराशा इस कारण है कि आप अपनी रियलिटी की तुलना एक ऐसे ऐतिहासिक सपने से कर रहे हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। इस खौफनाक ऐतिहासिक हैंगओवर से खुद को कैसे आजाद करें? मेरी आपको यह फाइनल और सबसे पावरफुल एडवाइस है। आज ही अपना लेंस ऑफ कंपैरिजन उतारकर फेंक दीजिए। जब आप सोशल मीडिया पर किसी को 5 स्टार ट्रिप पर जाते या महंगी गाड़ी खरीदते देखते हैं तो याद रखिए आप शायद उनकी आमदनी नहीं, उनका डेट देख रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस को टीवी विज्ञापनों या अपने पड़ोसियों के कर्ज आधारित जीवन से सेट करना बंद कीजिए। अपना खुद का गेम बनाइए। जिस पल आपके नर्वस सिस्टम को यह समझ में आ जाता है कि आपको समाज के किसी झूठे स्टैंडर्ड को पूरा करने का कोई ठेका नहीं मिला है, आपके भीतर एक भारी और चमत्कारी डोपामाइन का विस्फोट होता है। आपको एहसास होता है कि आप उस अंधी राइट रेस से बाहर आ चुके हैं जिसे 99% लोग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जिसका फिनिश लाइन असल में कर्ज के एक गहरे कुएं में गिरता है। अतीत के भूतों को दफना दीजिए। बोल्टे किताब के इस एलीट सफर ने आपके माइंडसेट को उस 1% एलीट क्लब में लाकर खड़ा कर दिया है। आजादी इस बात में नहीं है कि आप इतिहास के स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। परम आजादी यह तय करने में है कि आपके लिए इनफ क्या है। यही वह अंतिम रहस्य है जो आपके फाइनेंशियल एम्पायर को हमेशा के लिए अजेय बना देगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इस पूरे सफर ने आपके दिमाग की साइकोलॉजिकल वायरिंग को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब आप गहराई से समझ चुके हैं कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक्सेल शीट या मैथमेटिकल फॉर्मूले में नहीं है। यह आपके माइंडसेट, आपके सेल्फ कंट्रोल और आपके ईगो को शून्य रखने में है। एक मेंटर के तौर पर मेरी आपको यही आखिरी सलाह है कि पैसे को कभी भी समाज में अपना रुतबा साबित करने का हथियार मत बनाइए। इसे अपनी आजादी और अपनी मेंटल पीस खरीदने का टूल बनाइए। दुनिया की 99% भीड़ कल सुबह फिर से उसी राइट रेस में दौड़ेगी। वे दिखावे के लिए अपना कैपिटल जलाएंगे और हर रोज नए इल्यूजन का शिकार होंगे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अब आप बोलते किताब के उस एलीट 1% क्लब का हिस्सा हैं जिसे खरीदा या डराया नहीं जा सकता। ये कोई आम चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल मास्टरमाइंड है जो आपको मेंटली और फाइनेंशियली अजेय बनाता है। इस प्रीमियम नॉलेज को अपने नर्वस सिस्टम में उतार लीजिए और उस साइलेंट वेल्थ को क्रिएट कीजिए जो आपको रात में चैन की नींद दे सके। अब आप पैसे के गुलाम नहीं बल्कि इसके असली मास्टर हैं। परम आजादी अब पूरी तरह से आपके हाथों में है।